everyone. First of all, a very good afternoon to everyone watching us live. Welcome again to our live session on the much needed topic Know Your Spine. So me and my team Vatsala Wellness are here to educate you about what is spine and what is the importance of spine. So please meet my team, Dr. Siddhi. Yeah. Dr. Anupama. Hello. Dr. Vidhi. Hi. सक्सेस ऑफ एवरी ट्रीटमेंट वी गिव. जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें पता चले कि उनको क्या तकलीफ है और वो तकलीफ क्यों हो रही है. और इसी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल भी हमने निकाला है जिसका नाम है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो. और अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही यूट्यूब बटन दबाइए और डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो टाइप करके ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए. सो ये जो टॉपिक है नो योर स्पाइन, ये हमने क्यों चूज किया. सो हम लोग एक टीम बन के बीच में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है लिटिल थिंग्स, वहां हम देख रहे थे और वहां पे एक एपिसोड में ये था कि जो लीड एक्ट्रेस है उसको सिर्फ थोड़ा बैक पेन होता है तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं आप एक्सपर्ट को बता दीजिए. फिर वहां पे वो एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे में उनको पता चलता है नर्व कंप्रेशन हुआ है. सो क्या है कि एक्सरे देखने के बाद हमें नर्व कंप्रेशन पता चलता है? नहीं फ्रेंड्स, एक्सरे देखने के बाद हमें नर्व कंप्रेशन होगा क्या ये नहीं पता चलता है. क्लिनिकली वो रिलेट भी होना चाहिए. जबकि उस वेब सीरीज में उस लीड एक्ट्रेस को कुछ भी सिम्टम नहीं थे, फिर उसको 1 महीने का बेड रेस्ट बताया गया. सो अगर आपको कभी भी स्पाइन का कुछ तकलीफ हो तो आपको यह बेड रेस्ट लेना चाहिए या नहीं, या फिर छोटा मोटा इशू कैसे आप सॉल्व कर सकते. हिस्सों में डिवाइड होने वाला है. फर्स्ट हिस्सा जो है उसमें हम बताएंगे आपको कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है और फिजिकल डायग्नोसिस. जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो कंसल्टेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अच्छे से ट्रीटमेंट डिसाइड करें, ये हम बताने वाले हैं आपको. और एक्चुअली आपको कितने सेशंस की जरूरत पड़ सकती है. सेशंस पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कोई पर्ची लेके कि 4 सेशंस लो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे. ये एक मिथ है और यही मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ही अपनी बॉडी अच्छे से पता रहेगी तो हमें आपको हील करने में और आसानी होगी और आपको भी रिलीफ कब आएगा ये आपको पता चलेगा. सो यहाँ पे जो व्हाट इज फिजियोथेरेपी के बारे में हम पता करने वाले हैं डॉक्टर अनुपमा से. ओवर टू यू डॉक्टर अनुपमा. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी को हम हिंदी में जिसे भौतिक चिकित्सा कहते हैं. तो ये मॉडर्न मेडिसिन यानी अभी जो इवॉल्व हुआ मेडिसिन है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम पेशेंट की सही तरीके से जांच या फिर परीक्षण करना, जिसे हम एग्जामिनेशन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं. फिर निदान करना यानी डायग्नोसिस, पेशेंट को एग्जैक्टली हुआ क्या है और उस जो भी डायग्नोसिस हमें वो पेशेंट का मिले. फॉर एग्जाम्पल उनको पीठ दर्द है तो किस वजह से पीठ दर्द हुआ है, अगर वो उसकी जांच होने के बाद हमें अगर निदान मिला तो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर पेशेंट को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान के देना या फिर इलाज करना उनका. ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी में इंक्लूडेड होती है. अभी हमने देखा होगा फिजियोथेरेपी की हड्डियों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे एक मिथ है. लेकिन फिजियोथेरेपी ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडर्न मेडिसिन का जो ना कि हड्डियां लेकिन हमारे ऑलमोस्ट पूरे शरीर की अलग अलग इम्पोर्टेंट सेंटर्स के लिए यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा दिमाग, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोफिजियोथेरेपी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग जिनको स्ट्रोक आया होता है या जो विकलांग होते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्रीट करके सही तरीके से उनका आरामदायक ऐसा लाइफ हो ये हम देखते हैं या फिर उनको उनकी ताकत बढ़ाते हैं. फिर कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी. कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी आप सबने अभी पेपर में पढ़ा ही होगा कि ये कोविड टाइम्स में लाइफ सेविंग मेजर प्रूव हुआ है क्योंकि कोविड में हमारे फेफड़े डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे तो उनकी जो सांस लेने की क्षमता है उनमें अफेक्ट होता है. तो सांस सही तरीके से कैसे ले ये सारी चीजें
कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में होती है। फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, आप सब देखते हो न्यूज पे पीवी सिंधु और ये सारे मीराबाई चानू जैसे एथलीट जिन्होंने भारत को एक अलग लेवल पे रख दिया है, लेकिन इनमें ना सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत बल्कि उनके फिजियोथेरेपिस्ट का भी उतना ही हाथ होता है ताकि वो एकदम स्वास्थ्य रहे और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है हमारी हड्डियों की फिजियोथेरेपी यानी ऑर्थो फिजियोथेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम हड्डियां, मसल्स और उससे रिलेटेड तकलीफें ठीक करते हैं। फिर एएनसी पीएनसी, एएनसी यानी एंटीनेटल केयर, पीएनसी यानी पोस्ट नेटल केयर, यानी जब भी एक औरत प्रेग्नेंट होती है वो एएनसी में आती है, और पीएनसी यानी उसका बच्चा डिलीवर होने के बाद। ये दोनों भी समय बहुत ही जरूरी होते हैं एक महिला के जीवन में, और उस टाइम पे भी फिजियोथेरेपी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। ये कुछ जनों को मालूम भी नहीं होता कि प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपी दी जाती है, पर जरूर दी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा दिमाग यानी न्यूरो फिजियोथेरेपी, हमारे लंग्स या हार्ट यानी कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, एएनसी पीएनसी यानी प्रसव के टाइम की फिजियोथेरेपी, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी। तो ये सारे मतलब फिजियोथेरेपी इज यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज वेरी नेसेसरी। तो फिजियोथेरेपी ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये एक 12वीं के बाद 4.5 साल का कोर्स करना, उसके बाद निदान करना यानी उसको हुआ क्या है, और उस निदान के ऊपर से उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना और उसका इलाज करना, ये सारी चीजें हम उन 4.5 सालों में सीखते हैं। आजकल ये बहुत ही ये फ्लाई आउट्स भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, या आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि 10-15 दिनों में या फिर 15 दिन के शॉर्ट कोर्स में फिजियोथेरेपी सीखे। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, 15 दिन में आप फिजियोथेरेपी के पी तक भी नहीं पहुंच सकते। आप ही सोचिए, अगर 4.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें ये डिग्री प्राप्त हो रही है, तो 10 या 15 दिन में आप उसी नॉलेज को कैसे हासिल कर पाएंगे? तो आपको ये बिल्कुल ख्याल रखना है कि आप आइंदा से ये सारी अफवाहें और ये शॉर्ट कोर्सेज पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, और आपको एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर के पास ही जाना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें कड़ी मेहनत के बाद ये डिग्री मिलती है, एंड हमें वो वी आर केपेबल लीगली ऑल्सो टू गिव फिजियोथेरेपी। 10-15 दिन के कोर्सेस किसी भी यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज नहीं होते। ये एक डिप्लोमा नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो 4.5 साल की मेहनत के बाद ही हमें डिग्री मिलती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर के पास आप जाए। और अभी आपको डॉक्टर विधि बताएंगे एग्जैक्टली ये फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ये रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर होता क्या है और उसका महत्व क्यों है कि आपको रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट के पास ही क्यों जाना है, ना कि एक डिप्लोमा होल्डर या फिर ये 10-15 मतलब जो भी आजकल आ रहा है ये फैड कि 10-15 दिनों में सीखे। तो इनके बजाय ये क्वैक्स के बजाय आपको रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए, ये अभी आपको डॉक्टर विधि बताएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर विधि। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल थेरेपिस्ट या एक्सरसाइज थेरेपिस्ट, ये अलग अलग नामों से हम जाने जाते हैं। तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली? हम आपके कंडीशन रिलेटेड, कंडीशन स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आप फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सके। फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है जो आप अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हैं, जो आपके पेन, आपके कंडीशन की वजह से आप डे टू डे टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसमें वो परफॉर्म करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। आजकल सोसाइटी में, जैसे डॉक्टर अनुपमा ने कहा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि फिजियोथेरेपिस्ट बस एक डिप्लोमा है, एक बस 6 महीने का शॉर्ट कोर्स है, एंड कभी कभी हमें मॉडर्नाइज मसाज थेरेपिस्ट भी कहा जाता है, बट ये बहुत गलत है। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें कम से कम 4.5 साल की मेहनत जाती है। ये 4.5 सालों में हमारे जो इंटरनल फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके एडिशन में जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनाटॉमी, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी कौन सी मसल कहाँ है, नर्व, कौन सी नर्व उस मसल को सप्लाई करती है, ये सब हम जानते हैं। आपकी फिजियोलॉजी, आपके जो अलग अलग सिस्टम्स प्रॉपर बैलेंस पे है कि नहीं या फिर उथल पुथल हो रहे हैं, एंड बायोकेमिस्ट्री, मुन्ना भाई की लैंग्वेज में बोले तो केमिकल लोचा, ये सब हम पढ़ते हैं। तो फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली लाइक 6 months या
डिप्लोमा कोर्स, इट इज अ प्रॉपर मेडिकल डिग्री जो कम से कम 4.5 years में की जाती है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जब भी एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, आप एक लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर के पास ही जाए। अभी ये 4.5 सालों में हमें डिफरेंट स्पेशलिटी में भी एक्सपोजर मिलता है, जैसे डॉक्टर अनुपमा ने बात किया मस्कुलोस्केलेटल, प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूरो फिजियोथेरेपी, जो पैरालिसिस जिनको होता है, स्ट्रोक होता है, ये सब तरीके के पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जैसे जो ऑन फील्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी हम ट्रीट करते हैं। तो दिस इज व्हाट अ फिजियोथेरेपिस्ट डू। नाउ मैं आपको फिजिकल डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, जो अदर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आपको डायग्नोस करते हैं आपके पेन हिस्ट्री के लेवल पे, आपको क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपको बीपी है कि नहीं, ये सब छोटी छोटी जो चीजें होती है इनके बेसिस पे आपको मेडिकेशंस देते हैं। बट जो फिजिकल डायग्नोसिस होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट प्रोसीजर होता है, जिसमें हम बहुत सारे एरियाज पे आपको असेस करते हैं। एक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, किधर पेन हो रहा है, कैसा पेन हो रहा है, क्या एक्टिविटीज आपका वो पेन बढ़ा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कम कर रहे हैं, ये सब हम देखते हैं। आपके रेंजेस देखते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं एंड इन जॉइंट्स का एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर वो नॉर्मल रेंज से आपका रेंज कम है कि नहीं, आपका ताकत देखते हैं, आपकी सारी जो मसल्स हैं उनका ताकत कैसा है, सही है कि कम हो गया है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज आप बराबर से कर पा रहे हो कि नहीं, कि वो भी थोड़े अफेक्ट हो गए हैं आपके कंडीशन की वजह से, ये सब हम देखते हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल जिस्ट, बट ये बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, आपके चलने का तरीका, ये सब हम असेस करते हैं। तो फिजिकल डायग्नोसिस जो आपके जो पर्ची पे लिखा हुआ डायग्नोसिस नहीं होता, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक रजिस्टर्ड लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ एंड अपना कंसल्टेशन एंड आपके प्रॉपर स्पेसिफिक पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप लीजिए। ऑल्सो बहुत सारी पर्ची पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं पर्ची पे लिख के कि 5 सेशंस चाहिए अल्ट्रासाउंड के, बट क्या वो सही है? हमें एक्चुअल में फिजियोथेरेपी के कितने सेशंस लगते हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको अभी डॉक्टर पंक्ति बताएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर पंक्ति। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अब हम उस बारे में बात करेंगे जो यूजुअली आपका कंसर्न होता है कि मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा या मुझे कितने सेशंस लगेंगे ठीक होने में। तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और सबसे 5 इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज। सबसे पहले आता है पेन, और आपको पेन कितने टाइम से है। आप जब हमारे पास आते हैं तो आप दर्द होने के तुरंत आते हैं, जिसे हम अक्यूट फेज कहते हैं, कि दर्द थोड़े टाइम तक है और थोड़े टाइम महीनों या सालों बाद आते हैं, जिसे हम क्रॉनिक फेज कहते हैं। दूसरा आता है आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे कि डॉक्टर विधि ने बताया हमें। फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर ले ले, तो इस केस में आपकी शोल्डर की जो रेंज है वो रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। तो जब आप हमारे पास आए हैं तो आपकी रेंज कितनी रेस्ट्रिक्ट हुई है, कम हुई है रेस्ट्रिक्ट या ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। तीसरा आता है आपकी मसल की ताकत, आपको जहाँ इंजरी हुई है, जहाँ तकलीफ हुई है, उसके आसपास के मसल की ताकत कितनी कम हुई है। चौथा है मसल टाइट, जब हमें कोई इंजरी होती है तो आसपास की मसल में टाइटनेस आ जाती है। और तो बेसिकली मसल की स्ट्रेंथ और मसल टाइट, ये इसका मसल इम्बैलेंस कितना है। और पांचवा है ADL, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आपको जो इंजरी जो तकलीफ हुई है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी असर कर रही है, कितना आपको तकलीफ दे रही है। तो ये 5 फैक्टर्स पे आपका एक रिकवरी पीरियड बनता है। फिर तो जनरली मतलब अगर पेशेंट तकलीफ होने के तुरंत ही हमारे पास आते हैं तो 7 से 10 सेशंस में दिन में वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स, ये देखा जाता है कि बहुत तकलीफ शुरू होने के थोड़े टाइम बाद आते हैं, कुछ महीनों बाद या सालों बाद। तो इसे क्रॉनिक फेज कहते हैं। क्रॉनिक फेज में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं ठीक होने के, लेकिन एवरेज 4 to 5 वीक्स आपको फिजियोथेरेपी में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ठीक होने के लिए। तो
फिजियोथेरेपी कोई मैजिक नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक टेक्निक हुई है आपकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट सुधारने के लिए। ये 5 जो हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए, इनके साथ साथ आपके विटामिन के लेवल्स, आपका बॉडी का वाटर इनटेक, आपकी लाइफस्टाइल, आप दिन में रेस्ट पीरियड्स लेते हो कि नहीं, आपकी एक्सरसाइज के साथ रेगुलरिटी, ये भी आपके रिकवरी पीरियड को कम या ज्यादा करती है। तो आपका रिकवरी पीरियड ऐसे बनता है। तो अगर आपको रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कोई पेन है तो आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर के पास से सही कंसल्टेशन ले आपकी ठीक होने के लिए। तो अब हम ये जानेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है नो योर स्पाइन, इसके बारे में हमें डॉक्टर स्मृति बताएंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर स्मृति। थैंक यू सो मच। सो स्पाइन के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो स्पाइन क्या होता है? स्पाइन मतलब हमारी बैकबोन या हमारे रीढ़ की हड्डी या फिर हमारी पीठ, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन चीज है जो हम स्पाइन के लिए बोलते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है स्पाइन, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्पाइन है। सो ये हमारा स्पाइन है, ये हमारा कमर का हिस्सा है और ये हमारा सर का हिस्सा है। सो जब हम स्पाइन के बारे में बात करते हैं तो स्पाइन में ये जो बोन्स है, ऐसे कुल मिला के 33 बोन्स होते हैं, लेकिन पहले 7 बोन्स होते हैं, उसके बाद में 12, फिर 5, और जो नीचे के कॉक्सिक और सेक्रम और कॉक्सिक होते हैं वो फ्यूज बोन होते हैं। तो जो सेक्रम, ये जो आपको बोन दिख रहे हैं, ये फ्यूज होके 5 फ्यूज होके एक ही बनता है। और जो हमारी टेल बोन होती है, टेल बोन हमारी 4 बोन का एक बोन बनता है। सो ये हमारे 4 पार्ट्स होते हैं स्पाइन के। एक है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम एंड कॉक्सिक। सो जब हम स्पाइन के बारे में बात करते हैं तो बहुत जानना जरूरी है कि हर एक स्पाइन के स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। सो जब हम सर्वाइकल मतलब गर्दन के हिस्से के बारे में बात करते हैं, उसका फंक्शन होता है मोबिलिटी। अगर मैं आपसे नॉर्मली भी बात कर रही हूँ या अगर कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा हो, फिर भी उनकी गर्दन हमेशा हिलती रहेंगी, आपको हाँ बोलने में, ना बोलने में। सो द मोबिलिटी इज देयर इन दिस सर्वाइकल स्पाइन। और कभी कभी मोबिलिटी इतनी होती है कि आजू बाजू के मसल्स जो है वो ओवरलोड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी नेक रीजन की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप सब लोग जिम में जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई आपको नेक की एक्सरसाइजेस नहीं देते। आप अपर बॉडी करेंगे, लोअर बॉडी करेंगे, आप एब्स करेंगे, आप बैक करेंगे। लेकिन आप प्लीज फ्रेंड्स ये सोचिए कि क्या कभी आपने नेक के लिए एक्सरसाइज की है जिम में जाके? इसलिए काफी बार ये होता है कि नेक स्ट्रेन होता है, शोल्डर स्ट्रेन होता है, क्योंकि जो हमारा नेक का हिस्सा है सर्वाइकल स्पाइन, वो वहां हमारे हेड को एंड शोल्डर को नर्व सप्लाई करता है। और ये जो आप पीला देख रहे हैं वो हमारी नसें हैं जो आ रही है। सो ये मेरे स्पाइन का पीछे का हिस्सा है और ये है आगे का हिस्सा। और ये जो नसें आपको दिख रही है पीली पीली, ये हमारी नर्व्स है। दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। ऐसे हमारे पास 31 नर्व्स रहते हैं और 2 हड्डियों के बीच में से एक नर्व निकलती है। सो अगर आपकी ये जो नर्व है कहीं पे भी दब जाए तो तब आपको मूंगी आना, हाथ सुन पड़ना या पैर सुन पड़ना, ये होता है। अगर गर्दन की तकलीफ है फ्रेंड्स तो आपको हाथ सुन पड़ेगा या फिर चींटी आएगी। लेकिन अगर कमर की तकलीफ है तो आपको कमर का पैर में हाथ सुन, पैर में झुंझुनाहट होगी या फिर पैर सुन पड़ेगा। सो काफी बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे कमर में तकलीफ नहीं है लेकिन मेरे पैर में चींटी आ रही है। तो एज अ फिजियो हम लोग हमेशा स्पाइन से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए स्पाइन का इतना इम्पोर्टेंस है। अगर किसी को दोनों साइड टेनिस एल्बो भी हुआ है तो फिर भी हम ये नहीं सोचते हैं कि टेनिस एल्बो हुआ है, हम ये सोचते हैं कि गर्दन में क्या तकलीफ है। और फ्रेंड्स 99.9% ऑफ टाइम इट इज द नेक विच इज इन्वॉल्व, मतलब स्पाइन का इतना इम्पोर्टेंस है। सो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये हड्डियां, ये वर्टिब्रे जो बोलते हैं, ये कितने हैं। उसके बाद में 2 वर्टिब्रे के बीच में एक छोटा सा कुशन होता है, जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा कुशन है। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं गद्दी है या फिर जब ये नीचे जाता है तो ये गद्दी जो होती है
ये एक जेली सब्सटेंस से बनी हुई रहती है। और उसके बाद में ये पीछे की हड्डियां, अगर आप किसी के पीठ पे भी हाथ घुमाएंगे फिर भी आपको ये हड्डी फील होगी। तो जो हमारी सर्वाइकल पार्ट है ये हमारे गर्दन के इधर होता है। जो हमारा थोरैक्सिक पार्ट है इसमें हमारे रिब्स अटैच होते हैं। तो कोई पेशेंट को लगता है मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन काफी बार ये दर्द कोई और दर्द नहीं होता है, आपके अपर बैक का दर्द होता है। तो तब हमें पता चलता है कि ये हार्ट का इशू नहीं है, ये इशू है अपर बैक का। सो जैसे रिब्स आपको ज्वाइंट होती है, जैसे रिब्स स्पाइन को ज्वाइन होती है, उसका भी एक अपना महत्व होता है। फिर उसके बाद में है हमारा कमर का हिस्सा। हमारे कमर के जो वर्टिब्रेज है वो सभी वर्टिब्रेज से बड़े होते हैं, बड़े साइज में होते हैं, और क्योंकि उनमें लोड बहुत ज्यादा आता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने गलत तरीके से मूवमेंट की तो आपके बॉडी का 8 टाइम्स वजन आपके कमर पे आता है। सो अगर मेरा वजन 60 kgs है तो 8 टाइम्स मतलब कितना हुआ, आप ये सोचिए कि उतना वजन आएगा मेरे कमर पे। सो इसलिए स्पाइन का महत्व है। नस कितनी दबती है उसके हिसाब से झुंझुनाहट होती है या फिर सुन पड़ जाती है, क्योंकि नस की जो बनावट ही है वो ऐसे होती है कि बाहर के तरफ सेंसरी फाइबर्स होते हैं। मतलब अगर वो दब गया तो नस झुंझुनाहट होगी या नम पड़ेगा, और अदर मोटर फाइबर्स होते हैं कि अगर नस उतनी दब गई है तो फिर आपको वीकनेस फील होगा। तब हम आपको पूछते हैं क्या आपके पैर से चप्पल निकल रही है। अगर आपकी चप्पल निकल रही है इसका मतलब आपको काफी नर्व कंप्रेशन हुआ है। बट फ्रेंड्स, हर एक नर्व कंप्रेशन हमेशा स्पाइन में नहीं होती। इसके बारे में हम और जानने वाले हैं, और क्या क्या फंक्शन हमारा स्पाइन करता है। अभी ये जो स्पाइन है ये क्या छुपाता है अपने अंदर, वो छुपाता है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा स्पाइन जो है हमें सीधा ही नहीं रखता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शन होते हैं वो उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है। हमें मोबिलिटी तो देता ही है, लेकिन हमारा स्पाइन हमें स्टेबिलिटी भी देता है और हमारे बॉडी का पूरा वजन वो उठाता है। सो ये हुआ कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। जब आप हमारे क्लिनिक में आते हैं हम आपको और डिटेल्स देते हैं आपके हिसाब से, आपके तकलीफ के हिसाब से, ताकि आपको पता चले कि हर एक बैक पेन सर्जरी की तरफ नहीं जाती है। 93% ऑफ केसेस ऑफ बैक पेन कैन बी ट्रीटेड विद फिजियोथेरेपी, एंड ऐसे हमारे पास बहुत केसेस है और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि आज हमारे वो पेशेंट्स मैराथन भी दौड़ रहे हैं। सो नेक्स्ट जो सेशन है स्पाइन के बारे में वो डॉक्टर अनुपमा लेंगे। हेलो अगेन। ओके, सो मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। ये हमारे उसी स्पाइन का मॉडल है। अभी आपने हमें डॉक्टर स्मृति ने समझाया कि ये दो जो हड्डियां होती है रीढ़ की, उसके बीच में ये जो गद्दा होता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आप सबने गाड़ियां देखी होंगी और आजकल हम लोग स्टीयरिंग व्हील पे देखते हैं एयरबैग का सिंबल। तो एयरबैग क्यों होते हैं? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर गाड़ी किधर तो एक्सीडेंट हो गया तो डायरेक्ट ट्रॉमा हमारे सिर या गर्दन को ना लगे, इसलिए वो एयरबैग फूल जाते हैं। तो इन द सेम वे एयरबैग हमारे प्रोटेक्शन और बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। तो इन द सेम वे ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या फिर ये जो गद्दा है वो इसी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो अभी ये गद्दे का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? ये बीच में ये डिस्क होने की वजह से ही दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में का जो मूवमेंट है उसको ज्यादा रेंज मिलती है। अदरवाइज ये गद्दा ना हो तो फ्रिक्शन बीच में होने के कारण दो रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर एक लिमिट तक ही हिल सकती है। ये गद्दी प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे हमें डॉक्टर स्मृति ने बताया कि हमें काफी हद तक मोबिलिटी मिलती है। हम आगे अच्छी तरह झुक पा रहे, साइड झुक पा रहे, पीछे झुक पा रहे। तो ये सब क्यों मुमकिन होता है? ये सब इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क या गद्दे के कारण मुमकिन होता है। अभी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो बाहर का थोड़ा सा टफ पार्ट होता है उसे हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और बीच में एक जेली समान मुलायम तत्व होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। ये न्यूक्लियस पल्पोसिस में 70 से 90% पानी होता है। तो अभी एज पकड़ लीजिए या फिर सही तरीके से हमने अगर काम नहीं किया
तो सही तरीके से काम यानी बार बार आगे से कमर से झुकना या फिर गलत तरीके से वजन उठाना, उसके वजह से भी क्या होता है, उसके वजह से उस डिस्क में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। अभी वो चेंजेस कौन से हो सकते हैं, ये जो है इसे हम कहेंगे डीजनरेटिव डिस्क। अभी डीजनरेटिव डिस्क मतलब क्या, डीजनरेशन यानी उसी हड्डी उसी डिस्क में स्ट्रक्चरल चेंजेस आना। तो गलत तरीके से काम करने की वजह से वो जो जेली जैसे तत्व मैंने बोला न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता। और उसका फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज में हमें शॉक्स लगते रहते हैं हमारे स्पाइन को, तो उस शॉक्स को वो एब्जॉर्ब करता है। और ये शॉक्स हर बार एक्सीडेंट जैसे बड़े शॉक्स नहीं होते। अगर हम सिट टू स्टैंड कह रहे मतलब हम बैठ के उठे या फिर सीधा नॉर्मल चल रहे हैं हम, तो उसमें से भी धीरे धीरे छोटे छोटे धक्के हमारे स्पाइन को लगते रहते हैं जो ये डिस्क अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स ये वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके अंदर का पानी कम हो जाता है। पानी कम होने की वजह से वही डिस्क धीरे धीरे उसका जो हाइट है वो कम होने लगता है, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं थिनिंग डिस्क बोल रहे हैं। ओके, थिनिंग डिस्क यानी उसी गद्दी का जो हाइट है वो कम हो जाना, क्योंकि वो डिस्क हो रहा है डिहाइड्रेट, यानी उसके अंदर का जो 70 से 90% पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और वो डिस्क ड्राई आउट हो रही है, जिसके वजह से उनका जो हाइट है वो कम हो जाता है। और जैसे मैम ने हमें एक्सप्लेन किया कि 2 रीढ़ के हड्डियों के बाजू से ही ये सारी नर्व्स या फिर नसें निकल रही है, तो ऑब्वियसली अगर उनका हाइट, ये जो डिस्क है इसका हाइट पतला पतला होके बिना ऑलमोस्ट ना रहे, तो क्या होगा, वापस ये जो दोनों रीढ़ की हड्डियां है ऐसे हो जाएगा कि उनके बीच में वो गद्दा नहीं है, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये जो बाजू से निकल रही नर्व्स है वो भी पिंच होने लगेंगी। लेकिन गुड न्यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक होने के लिए थोड़ा इजियर पार्ट अभी, इसीलिए मैंने बार बार हम सब स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बता सकते हैं कि कभी कभी सिर्फ डिस्क थिन होने की वजह से नहीं, प्लेन प्योर मस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से भी हमको ये नर्व पिंच होके हमें मूंगी जैसे सेंसेशन, जैसे चीटियां आने अभी मैम ने बोला वैसे हो सकता है। तो पायरिफॉर्मिस नाम का हमारी सीट की जगह के पास एक मसल होता है, अगर वो मसल इन्वॉल्व हो तो भी अगर वो मसल के बीच में एक वही नर्व पिंच हो रही हो तो भी हमें ये चीटी जैसे सेंसेशन आते हैं, जो ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लेता, तो जो जल्दी से ठीक हो जाता है एज कम्पेयर टू बोन प्रॉब्लम। तो इसीलिए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और थिनिंग डिस्क सिर्फ ये डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हमको ये जो चीटी आना है वो नहीं होता। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये बल्जिंग डिस्क। ओके, तो अभी आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में हम सबने सुना होगा, आपने भी कभी तो सुना होगा स्लिप्ड डिस्क। तो अभी स्लिप्ड डिस्क मतलब क्या, ये 2 रीढ़ के हड्डियों के बीच में ये जो डिस्क का पोजीशन है वो हिल जाता है ना। ऑब्वियसली ये इतने सारे बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बाजू से ये इंपॉर्टेंट नर्व्स निकलती है। हमारे रीढ़ के हड्डियों के बाजू में से जितने भी नर्व्स निकलती है वो उसी आजू बाजू के एरिया को सेंसेशंस पहुंचाते हैं। अभी गर्दन के यानी सर्वाइकल स्पाइन से बाजू वाले नर्व्स हमें कहाँ सेंसेशंस देंगे, हमारे हाथों में सेंसेशंस देंगे या फिर इन एंड अराउंड उसी एरिया में सेंसेशंस देंगे। इसीलिए वहां की अगर नर्व या नस दब गई तो हमें हाथ में चीटी जैसे फीलिंग आता है। अभी वैसे ही लंबर स्पाइन यानी कमर के यहाँ के रीढ़ की हड्डियां, वहां से जो नर्व्स निकलती है वो हमें पैरों में सेंसेशंस देती है। तो वहां की अगर किसी नस दब गई तो हमें पैरों में चीटियां जैसे फीलिंग आती है। तो वही जो डिस्क जब हिलती है उसे स्लिप डिस्क कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे डिस्क बल्ज कहेंगे। वो डिस्क जब भी बाहर आती है उसे डिस्क बल्ज कहेंगे, लेकिन वो डिस्क जब भी फट के बाहर आती है उसे हम हर्निएटेड डिस्क कहेंगे। हर्निएशन यानी वो डिस्क फट के बाहर आ जाना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली वो डिस्क में प्रॉब्लम क्या है और उनको सही तरीके से ट्रीट कैसे करना है। अभी यहां से यहां तक 33 वर्टिब्रे में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हमने देखा ही। तो उसके बारे में और डिटेल में बताने के लिए मैं आपको डॉक्टर पंक्ति को कहूंगी कि वो हमसे शेयर करे कुछ इन्फॉर्मेशन।
हेलो अगेन। तो अभी हम स्पाइन में, जैसे कि डॉक्टर अनुपमा ने बताया कि 33 बोन्स होते हैं हमारे नेक यानी कि सर्वाइकल रीजन से लेके हमारे टेल बोन तक यानी कि सेक्रल रीजन, कॉक्सिजल रीजन। तो ये पूरे स्पाइन को अभी कवर करना इस लाइव सेशन में पॉसिबल नहीं है। तो हम हमारे सर्वाइकल रीजन को लेके आपको कुछ सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको जो जो तकलीफें डॉक्टर अनुपमा ने बताई वो शुरू हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं जो सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर आप इनमें से कुछ भी सिम्टम्स को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप जरूर एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर को बताएं और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपकी गर्दन हिलाते वक्त दर्द होना। जब आप नीचे झुक के पुस्तक रीड करते हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो सर भारी लगना। फिर जब भी आप वजन उठाते हैं तो गर्दन पे स्ट्रेस फील होना। फिर जब भी आप सोते हैं तो जब भी आप तकिया लेके सोते हैं तो तकिया लेके सोते वक्त गर्दन में दर्द होना। कंटिन्यूस काम न कर पाना। फिर आता है आपके हाथों में मूंगी आना, हाथों में कमजोरी लगना। कई पेशेंट्स में चक्कर भी आते हैं गर्दन के दर्द की वजह से और आंखों के सामने अंधेरा भी पड़ता है। गर्दन के दर्द की वजह से कई बार कान के पीछे, कान में या फिर दांत में भी दर्द जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, साइंस एंड सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ भी चीजें हो रही है तो आप जरूर एक फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं और इसका सही से कंसल्टेशन ले और सही से इलाज करवाएं। अब फिजियोथेरेपी आपको कैसे हेल्प करेगी, ये सिम्टम्स, ये आपको तकलीफ से सही होने में, ये डॉक्टर विधि आपको बताएंगे। सो ओवर टू यू। हेलो अगेन एवरीवन। सो अभी आपने बहुत सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं हमारे स्पाइन के वो सुने। मोस्ट ऑफ द स्पाइन केसेस में क्या होता है, मसल इम्बैलेंस हो जाता है। कोई मसल टाइट हो जाती है, कोई मसल वीक हो जाती है। तो ये सब की वजह से हमारी जो डिस्क, जैसे बात किया, डिस्क एंड हमारे जो स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं उन पे लोड बढ़ जाता है, जो आपको सिम्टम्स देते हैं। अगर हमारे पास 2 बैक पेन के केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का कॉज सेम है। उनका कॉज में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प करेगा आपकी इसमें? राइट मसल्स को एक्टिवेट करना और जो मसल्स आपकी टाइट हो गई है उनको स्ट्रेच करके उनका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। ये ऐसे आपके पेशेंट स्पेसिफिक, जो आपके कंडीशन स्पेसिफिक, आपको कौन सी कंडीशन है उसके स्पेसिफिक हम एक्सरसाइजेस आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड इट इज वेरी नेसेसरी कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस सुपरविजन के अंडर ही करें, बिकॉज एक गलती की वजह से आपका पेन बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट राइट मसल्स एक्टिवेट करना, राइट मसल स्ट्रेच करना, ताकि जो आपके स्पाइन के नर्व्स पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपको मूंगी दे रहा है, जो आपको नमनेस दे रहा है, वो प्रेशर रिलीव कर सकता है ये सारे एक्सरसाइज। एंड इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर्ड लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन करवाए, ताकि आपके रिलेटेड, आपके कंडीशन रिलेटेड हम आपको सर्टेन एक्सरसाइजेस बता सके। अभी टू कंक्लूड दिस सेशन, सिद्धि मैम विल शेयर 2 words to us. Over to you, सिद्धि मैम। थैंक यू फॉर सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब ये जो टॉपिक है, नो योर स्पाइन, ये पूरे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन थे एंड बहुत सारे लोगों को अभी ये वर्क फ्रॉम होम एंड बैक टू ऑफिस की वजह से स्टार्ट हो गया है। तो थैंक यू टीम वत्सला फॉर कंडक्टिंग सच एन इंटरेस्टिंग सेशन। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियंस ऑल्सो टू अटेंडिंग इट लाइव। आपने अगर ये लाइव नहीं देखा है तो हमारे ये फेसबुक पेज पे ऑलरेडी रहेगा ही। सो अगर आपको लाइव अटेंड नहीं हुआ है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके कभी भी देख सकते हैं। टीम वत्सला का मेन ये है कि हम टीम वर्क में बिलीव करते हैं एंड हमारा ये मोटिव होता है कि हम हमारे पेशेंट्स को जितनी हो सके उतनी जानकारी दें। तो इसी चीज के वजह से हमने एक हमारा यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है जिसका नाम है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। So I would like to hand over our session to Dr. Smriti to conclude it. Thank you so much टीम, कि इतने अच्छे से आपने बताया एंड मुझे श्योर है कि जो भी हमें सुन रहा है उनको पता चला हो थोड़ा बहुत तो भी स्पाइन के बारे में। तो स्पाइन के रिलेटेड
बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर घुटने का दर्द है तो वो घुटने तक ही सीमित है, वो स्पाइन से भी आपके आ सकता है। सो इसलिए हमने ये स्पाइन का सेशन आपके लिए लिया, और हमने ये भी प्रॉमिस किया था आपको कि वत्सला वेलनेस आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करेगी। पिछले 2 साल में कोविड ने हमें ये बताया है कि हमें जिंदगी जीनी चाहिए और हर पल जीनी चाहिए, और टीम वत्सला इस बात में बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि हर एक लम्हे के लिए, हर एक पेशेंट के लिए जो हमारे पास पूरे विश्वास से आए, उनके लिए हम बहुत थैंकफुल है। और इसी थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करते हुए टीम वत्सला ने ये डिसाइड किया है कि महीने का पहला दिन हम लोग अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट तो हम हर रोज देते हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि हम लोग उनको चार्ज नहीं करेंगे। ये एक छोटा सा प्यार का तोहफा है या थैंकफुलनेस है हमारे उन सब पेशेंट्स के लिए जो हमारे पास सालों से आ रहे हैं। अभी डॉक्टर स्मृति या फैमिली फिजियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स, और ये ऐसे ही नहीं पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि हर एक घर का सिर्फ एक बंदा हमारे पास नहीं आता है। अगर बच्चा आए तो माँ बाप भी आते हैं, और अगर माँ बाप आए तो उनके माँ बाप या उनके बच्चे भी आते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट ये सिर्फ ऑर्थो से रिलेटेड नहीं होती है, ये आपके सर के बालों से लेके, मतलब आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से लेके तो आपके पैर के नखून तक, मतलब आपके हड्डियों तक पूरी तरीके से कवर करती है। सो इसलिए हमने ये नाम दिया है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। और इस दिन को, महीने के पहले वर्किंग डे को, हम लोग बोलेंगे ग्रैटिट्यूड डे और गिव अवे डे। और ये गिव अवे डे हम जिससे इंस्पायर हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रियंका भांगे फ्रॉम लीड फिजियो और उनके पार्टनर किरण भांगे। मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसा जो चीज है, ऐसी जो जेस्चर है, उन्होंने अपने क्लिनिक में इनिशिएट किया पूना में, और हम लोग यहाँ पे थाने में ये इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो प्यार देने में है, सर्व करने में है, वो प्यार और किसी चीज में नहीं है। और आई फर्मली बिलीव दैट गिविंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। सो ये हमारा स्पेशल अनाउंसमेंट है, और इस स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ मैं मेरे मेंटर्स डॉक्टर रश्मि एंड नितिन चौहान को भी बहुत थैंकफुल हूँ, ताकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और रश्मि फिजियोथेरेपी ये फिर वत्सला वेलनेस बना। सो थैंक यू डॉक्टर रश्मि एंड नितिन सर। हम लोग इस जेस्चर को, आप दोनों को और डॉक्टर प्रियंका को क्या बताऊं मैं, वी एक्चुअली से कि आप लोगों से ही हमने ये सीखा है कि देना क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे गिव अवे डे में या ग्रैटिट्यूड डे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि हमारे ऐसे भी अपॉइंटमेंट्स फुल होते हैं, और आई एम श्योर ग्रैटिट्यूड डे के दिन तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आपका अपॉइंटमेंट होना ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल कंसल्टेशन चार्जेस लगेंगे। और टीम वत्सला, जैसे मैंने बोला है कि टीम वत्सला को बहुत अच्छा लगता है जो काम वो करते हैं, और ये गिव अवे डे के दिन तो हम डबल एनर्जी से काम करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट गिविंग एंड वी आर रियली थैंकफुल एट वत्सला वेलनेस। हमारे हर एक पेशेंट को, चाहे वो हमारा छोटा सा बच्चा रहे पेशेंट या फिर हमारे 90 साल के बुजुर्ग पेशेंट्स रहे, हर एक पेशेंट को दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि कोविड हो या कुछ भी हो, आपने हमारे ऊपर जो विश्वास है वो नहीं छोड़ा, तो हम आपको भला कैसे छोड़ेंगे। इसलिए महीने के हर एक दिन, हर एक पहली तारीख को या पहले वर्किंग डे को वत्सला वेलनेस आपके लिए ग्रेटफुल है एंड ये गिव अवे डे ला रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मेरे टीम को, मेरे सभी हेल्पर्स को जो अभी कुछ यहाँ पे नहीं है, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरी बाहें खोल के ये इस चीज को स्वीकारा। इनफैक्ट उनको इतना अच्छा लगा कि हम कुछ तो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। शायद ये सब चीजें मैंने मेरे मेंटर्स से सीखी है, और यही सब रब इफेक्ट मेरे टीम में भी आया है। सो अगर, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं और आप मेरे पेशेंट नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि किसी से बार्गेन मत कीजिए। 50 रुपए 100 रुपए के लिए प्लीज बार्गेन मत कीजिए,
क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर बनने के लिए मिनिमम हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी कभी पीएचडी और बहुत सारे साल का एक्सपीरियंस है जो आपको 5 मिनट में डायग्नोसिस बताता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। एंड वत्सला वेलनेस बिलीव करता है कि अगर हमारे पेशेंट खुश है तो हम खुश है, बिकॉज फीडबैक्स आर द फ्यूल टू आवर सक्सेस स्टोरीज। So closing this happy note, and let the new year be filled with lot of good health, healthy spine and happy you. Team Vatsala Wellness wishes you Happy New Year! थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपने ये सेशन लाइव मिस भी किया हो, डोंट वरी, हमारा ये सेशन स्टोर रहेगा हमारे फेसबुक पेज पे, और कुछ भी रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर द ग्लोब करते हैं, और अगर आप हमारे क्लिनिक के पास रहते हैं तो कल जरूर आइए हमारे गिव अवे सेशन के लिए। थैंक यू।